हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2024 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 27 नवंबर 2025 से 16 दिसंबर 2025 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज के क्लास में 17 दिसंबर 2025 के तीनों शिफ्ट के सवालों को सॉल्व करेंगे। इसमें जो रिपीटेड सवाल थे उसको स्किप कर दिया गया, ठीक है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद वह 7 मिनट का विश्राम लेता है। 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? मिनट में आपको आंसर बताना है, ठीक है। देखिए, अगर आप सवाल में देखते हैं तो इस आदमी का जो स्पीड है वो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये 1 घंटा में 12 किलोमीटर का दूरी कवर करेगा और इसे कवर करना है 6 किलोमीटर का दूरी। तो कितना टाइम लगेगा? देखिए, 12 का आधा है 6, तो आप टाइम को भी आधा कर दीजिए, तो 1 घंटा का आधा हो जाएगा आधे घंटे, यानी कि 30 मिनट आप इसको बोल सकते हैं। तो 6 किलोमीटर का दूरी तय करने में इसको सीधा सीधा 30 मिनट का टाइम यहाँ पर लग रहा है। लेकिन ये कंडीशन दे रखा है क्या कि वो प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद जो है 7 मिनट का रेस्ट करता है। तो 6 किलोमीटर चलने में टोटल कितना बार वो रेस्ट करेगा? 5 बार, ठीक है। जैसे आप समझ सकते हैं, पहला किलोमीटर चलेगा, रेस्ट करेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब किलोमीटर में वो रेस्ट करेगा। लेकिन छठा किलोमीटर में जो है वो रेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने मंजिल पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 5 रेस्ट हुआ और प्रत्येक रेस्ट का टाइम है 7 मिनट, तो 7 गुना 5 कर देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 35 मिनट। और 30 मिनट पहले लग रहा है, तो 30 + 35 65 मिनट का टोटल टाइम यहाँ पर इसको लगेगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, किसी काम को पूरा करने के लिए माही को नेहा और आशा के संयुक्त समय से 2 गुना समय लगेगा, जबकि आशा को नेहा और माही के संयुक्त समय से 3 गुना समय लगेगा। अगर तीनों दोस्त मिलकर काम करें तो वे उस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकती है। नेहा को अकेले उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको तीनों का इफिशियंसी निकालना होगा। कंडीशन क्या कह रहा है? कंडीशन कह रहा है कि माही को जितना टाइम लगता है वो नेहा प्लस आशा के टाइम का 2 गुना है, ठीक है। लिखते हैं, माही को m लिखेंगे, उसके बाद है नेहा प्लस आशा। अगर नेहा प्लस आशा को यहाँ पर 1 यूनिट का टाइम दे तो माही का कितना होगा? इसका 2 गुना, यानी कि 2 यूनिट। अब ये टाइम का रेशियो है तो इफिशियंसी का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/2। क्लियर है? अब दूसरा कंडीशन, आशा को नेहा और माही का 3 गुना टाइम लगता है, तो यहाँ आशा है, नीचे हो गया नेहा प्लस माही। यहाँ पर अगर नेहा प्लस माही का 1 यूनिट टाइम है तो आशा का कितना होगा? 3 यूनिट, क्योंकि ये 3 गुना टाइम यहाँ पर ले रही है। टाइम का रेशियो ये है तो इफिशियंसी का इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/3, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर अगर देखें तो तीनों लोग हैं, यहाँ पर भी तीनों लोग हैं। इफिशियंसी देखते हैं टोटल, तो 2 1 3 हो रहा है, यहाँ पर 3 1 4 हो रहा है, जबकि इक्वल होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर इक्वल बनाना है। तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो दोनों का एलसीएम क्या हो गया? 12। तो दोनों का आप 12 बना लीजिए। 12 बनाने के लिए यहाँ पर 4 से गुना करना होगा ऊपर नीचे, और यहाँ पर 3 से गुना करना होगा ऊपर नीचे। तो ये बन जाएगा 3/9 और ये बन जाएगा 4/8। अब देखिए, 4 8 12, 9 3 12, टोटल इफिशियंसी यहाँ इक्वल हो चुका है। तो ये हो गया माही का इफिशियंसी 4 यूनिट और ये हो गया आशा की इफिशियंसी 3 यूनिट। अब नेहा का हमें निकालना है, तो नेहा का कितना होगा? देखिए, यहाँ नेहा प्लस माही है 9 यूनिट। अगर आप इसमें माही का 4 यूनिट घटा देते हैं तो बचा 5 यूनिट, जो कि हो जाएगा नेहा का। सिंपल सा है। अब टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तीनों मिलकर के 20 दिन में करते हैं, तो तीनों का टोटल एफिशिएंसी 8 4 12, 12 गुना 20 ये टोटल वर्क है। इस वर्क को क्या जाना है? नेहा के द्वारा अकेले। तो नेहा का एफिशिएंसी 5 है, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 चौके 20, 12 गुना 4, 48 दिन का टाइम यहाँ पर लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे, यदि 646 केले 3 बंदरों के बीच इस अनुपात में वितरित किए गए तो पहले बंदर को कितने केले मिले? आसान सवाल है। सबसे पहले आप इस फ्रैक्शन वाले रेशियो को सिंपल रेशियो में बदल लीजिए। तो 6 9 4 का एलसीएम कितना होगा? 36।
तो अब पूरा में 36 से क्या कर देंगे गुना, फिर उसके बाद डिवाइड करते जाएंगे। तो 6 से 6 बार में जाएगा, 9 से 4 बार में, फिर 4 से 9 बार में, यानी इस अनुपात में जो है केले को बांटा जाएगा। अब इसमें ये क्या पूछ रहा है, पहले बंदर जो कि 6 यूनिट का है, टोटल केला इसके पास 646। इसमें पहला बंदर का 6 हिस्सा और टोटल हिस्सा कितना, 6 4 10 ना 19, तो 19 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा 19 तिया 57, 19 चौके 76, 34 गुना 6, ये हो गया कितना 180 प्लस 24 204 केले। ऑप्शन नंबर डी। आगे, एक त्रिभुज के शीर्ष ये दिया गया है, इन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, किसी एक शीर्ष को 0 0 बनाना होता है। ठीक है, अगर आप ए को 0 बनाते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर 4 माइनस करना होगा, यहाँ -6 तो आपको प्लस का 6 करना होगा। ठीक है, तब जाके ये 0 0 कोऑर्डिनेट बन जाएगा। अगर इसमें ये किया तो सब में करना होगा, तो इसमें भी 4 माइनस कीजिए, प्लस का 6 करिए, तो ये बन जाएगा -1 और ये बन जाएगा आपका 4। ठीक है, तो ये बन गया -1 और 4, और यहाँ पर अगर आप माइनस करते हैं 4 और 6 जोड़ते हैं तो ये बन जाएगा कितना 1, उसके बाद 6 2 8। अब 2 कोऑर्डिनेट आपके पास रहे, इसका तरीका रहता है बाहर बाहर गुना करना और अंदर अंदर गुना करके डिफरेंस लेके 2 से डिवाइड करना, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बाहर गुना करेंगे तो -8 होगा, अंदर गुना करेंगे तो 4 होगा, इसको 2 से डिवाइड करना, तो ये जो आंसर आएगा मोड में आएगा, यानी कि माइनस रहे या प्लस रहे आपको आंसर प्लस में देना है। तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, यही इस ट्राइंगल का एरिया होगा। आगे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि इसके आधार के संगत शीर्ष लंब आधार की लंबाई का 2/3 है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 2/3 मतलब क्या, 2/3। अब आप इसको डायग्राम से समझ लीजिए, इस तरह से सिंपल सा सवाल है ये। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग एक ट्राइंगल बनाए इस तरह का, और ट्राइंगल में ये कह रहा है कि शीर्षलंब जो है आधार का 2/3 है, तो 2/3 के नीचे 3 है, आधार अगर आप 3x मान लेते हैं तो इसका जो ऊंचाई है वो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, एरिया कैलकुलेट करिए, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो आधार है 3x गुना ऊंचाई है 2x, बराबर कर देंगे 84। कटा दीजिए इसको, 2 काट देंगे, 3 से ये कट जाएगा 28 बार में, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 28 आया। तो x का वैल्यू क्या होगा, इसका वर्गमूल लेना होगा, वर्गमूल लेंगे तो 4 7 28, यानी 4 का 2 आ जाएगा, 7 रूट के अंदर बच जाएगा, तो x का ये वैल्यू यहाँ पर आया है। ये हमसे पूछ रहा है आधार की लंबाई जो कि है 3x, तो इसमें आप 3 गुना x का वैल्यू 2√7 रखेंगे तो 6√7 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे, इसको सरल करना है, तो आप क्या करिए, यहाँ पर a का कोई वैल्यू रख लीजिए, वैल्यू रखने से पहले ऑप्शन भी देखना आपको, अगर 0 रखते हैं तो सारे 0 हो जाएंगे, तो 1 रखेंगे। ठीक है, 1 अगर रखते हैं तो ये क्या देगा आपको, 1 + 2 3 हो जाएगा, -3 यहाँ पर -2, 3 दूना 6 और माइनस आ गया तो प्लस का 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 5 6 पंचे 30 माइनस का, तो कुल मिला के 30 में 9 घटाएंगे -21। तो अब देखिए ऑप्शन में हमें कौन सा ऑप्शन ए के वैल्यू 1 लेने पर -21 देगा। अगर यहाँ पर 1 लेते हैं तो 16 3 19 -1, और ये आ जाएगा आपका -18, तो ये आपका तो आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें चाहिए -21। यहाँ पर रखते हैं तो 16 1 17 2 19, और सभी माइनस में तो -19 आपको यहाँ पर मिलेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर 2 3 5 16 21, यहाँ पर आपको 21 मिल रहा है माइनस में, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे, इसको सरल करना है। ठीक है, देखिए सिंपल सा है, ये है √75, इसका मतलब क्या, 25 या 75, आप इसको लिख सकते हैं 5√3, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, 3 रूट के अंदर बच जाएगा। उसके बाद है 108, 108 मतलब 36 गुना 3, तो 36 का 6 आ जाएगा, 3 रूट के अंदर बच जाएगा। इसके बाद देखिए ये 6075 है, 6075 मतलब 2025 का 3 गुना है, और 2025 आप जानते होंगे ये 45 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से 45 बाहर आएगा और रूट के अंदर 3 बच जाएगा। अब इन सबको जोड़ के क्या करना है, स्क्वायर, तो जोड़ लीजिए, जोड़ते हैं तो 45 5 50 में से 6 घटा 44,
और √3, ये वैल्यू आया, इसका स्क्वायर करना है। तो 44 का स्क्वायर होता है 1936 और गुना √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो 6 या 18, इकाई अंक 8 आना चाहिए। रूट वगैरह है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। आगे, 279 मीटर ऊंचे एक लाइट हाउस के शीर्ष से एक जहाज का अवनमन कोण 60 डिग्री है। जहाज और लाइट हाउस के पाद के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है। ये मान लीजिए आपका लाइट हाउस है और यहाँ पर कोई जहाज है, तो इसको अगर मिला दें तो इसका जो एंगल बनता है ये 60 डिग्री ये दे रखा है। और ये लाइट हाउस का ऊंचाई है 279, तो आपसे ये वाला दूरी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो रेशियो लगा देंगे। अब जानते हैं कि ये बचा 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, तो 60 के सामने √3 यूनिट। तो √3 यूनिट का वैल्यू ये है, एक का कितना होगा, सिंपल सा 279 को √3 से डिवाइड करना है। ये 3 का मल्टीपल है, तो 3 नमा 27 और 3 तिया 9, 93 आया है। और 3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे, इसका मान ज्ञात करना है। तो इकाई अंक से तो होगा नहीं, क्योंकि 3 ऑप्शन में इकाई अंक 1 दे रखा है। तो आप क्या करिए, इसको देखिए, पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो ये हो जाएगा 300 माइनस का 1, इसका होल स्क्वायर। फॉर्मूला पर लगाते हैं आप, तो ये कितना होगा, 9 पर 4 जीरो यानी 90,000 प्लस बी का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 1 माइनस 2ab जो कि होगा 600। तो यहाँ पर 90,000 में 600 अगर आप घटाते हैं तो 89,400 प्लस का 1 करना है, तो 89,401 इसका आंसर होगा। अब आपको पॉइंट देखना है, यहाँ 2 अंक के पहले है तो वर्ग में 4 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा। तो कहाँ पर है 89,401, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, इसके बाद इसका दूसरा शिफ्ट सॉल्व करते हैं। इसको सरल करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रूट के अंदर भी रूट है, तो आपको सबसे पहले ये वाला रूट सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसको ब्रेक करिए 2ab के फॉर्म में, तो ये बन जाएगा 2 गुना 2 गुना √7, ठीक है। अब 2 को छोड़ के बाकी दोनों नंबर के स्क्वायर का सम आपको चेक करना है, क्या 11 हो रहा है। तो 2 दूना 4 7 11 हो रहा है। तो इनमें से एक आपका ए हो जाएगा, एक बी हो जाएगा, ठीक है। अगर प्लस रहता तो आप किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर माइनस है तो आपको ध्यान देना कि बड़ा वाला को आपको आगे लेना है। तो ये बन जाएगा, ये रूट की अगर बात करें तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा √7 - 2, ठीक है, क्योंकि इसका होल स्क्वायर अंदर बना। फिर आप वर्गमूल लेंगे तो एक बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 51 माइनस √7 पहले से है, तो इसको भी लिख लेना है, प्लस के बाद ये है। अब ये सब एक रूट के अंदर आ गया, ये प्लस में है ये माइनस में कट जाएगा। 51 में 2 घटेगा, रूट के अंदर 49 बचेगा। 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे, माध्यिका और माध्य के गुणनफल का वर्ग ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि बहुलक 3 है और माध्यिका 3/2 गुना है, ठीक है। देखिए ये कह रहा है कि बहुलक इसका 3 है, लेकिन ये जो 3 है ये माध्यिका 3/2 गुना यानी कि 1.5 गुना है। तो माध्य कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे 2 रहा होगा, तब जाके 2 का 1.5 गुना 3 होगा। तो माध्य आपका 2 आ गया। और इन दोनों के गुणनफल का वर्ग आपको देना है, तो माध्यिका भी आपको फाइंड करना होगा। तो माध्यिका कैसे फाइंड करेंगे, आप इंपेरिकल रिलेशन जानते होंगे, क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका, ठीक है, -2 गुना माध्य। तो इसमें आपको ये वाला वैल्यू रख देना है, माध्यिका आपको निकल जाएगा। बहुलक 3 है, रख देंगे, बराबर 3 गुना माध्यिका को m लिख देते हैं, ठीक है। 3m आपको फाइंड करना है, -2 गुना माध्य, माध्य है 2 तो 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ पर। तो 4 3 7/3 m का वैल्यू आएगा, ठीक है। लेकिन ये पूछ रहा है माध्यिका और माध्य के गुणनफल का वर्ग। तो माध्यिका आपका 7/3 है और माध्य आपका 2 है, इन दोनों को गुना करेंगे तो 14/3 आएगा। इसका स्क्वायर करना है, तो ये बन जाएगा 196/9, 21 नमा 189 यानी कि 21 आएगा, उसके बाद फ्रैक्शन आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है ऐसा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, दिया गया है कि x + y 4 है तथा xy 2 है
तो स्क्वायर में योगफल ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2xy। एक्स प्लस वाई 4 है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 4। ठीक है, एक्स वाई का वैल्यू क्या है, 2 है, 2 पहले से, तो 2 दूना 4 होगा। घटाने के बाद 12 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे, यदि कोई लड़का 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दौड़ता है तो उसे 25 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान का एक पूरा चक्कर लगाने में कितना सेकंड लगेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर ये लड़का इस मैदान के चारों ओर घूमता है तो ये कितना दूरी कवर करेगा, इस मैदान के परिमाप के बराबर। और इसकी भुजा 25 है तो परिमाप कितना होगा, 4 गुना 25, क्योंकि ये वर्गाकार है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, तो ये 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। स्पीड इसका क्या है, स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ये मीटर में है तो आपको यूनिट ध्यान रखना है, या किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आपको क्या करना है, तो 5/18 से गुना करके मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो 5 नीचे रहेगा, 18 ऊपर चला जाएगा, तो ये 20 हुआ, 20 से कट जाएगा 5 बार में, 5 गुना 18, 90 सेकेंड जो है इसका टाइम आएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे, इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पैटर्न है, देखिए एक में 1/2 घटाएंगे तो 1/2 बनेगा, यहाँ एक में 1/3 घटाएंगे तो ये कितना बनेगा, 2/3 बनेगा, और यहाँ पर 3/4 बनेगा। इसी तरह से ये जाएगा, लास्ट वाला बन जाएगा m-1/m। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये कट रहा है, ऐसे कट रहा है ये। ठीक है, तो ये लास्ट वाला भी कट जाएगा, तो बचेगा केवल यहाँ 1 और यहाँ पर नीचे m, तो 1/m आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे, 2 उम्मीदवारों वाले एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 8% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 120 मतदाताओं ने ब्लैंक मतपत्र डाला। डाले गए मतों में विजयी उम्मीदवार को सभी पंजीकृत मतदाताओं में से 48% मतदाताओं का मत प्राप्त हुआ और उसे दूसरे उम्मीदवार की तुलना में 780 मत अधिक मिले। सूची में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, यहाँ पर हम लोग मानेंगे कि मतदाताओं की कुल संख्या 100x है। अब इसमें 8% ने मतदान नहीं किया तो आपको 8% माइनस करना होगा, यानी कि 8x माइनस करेंगे तो यहाँ पर 92x बचेगा। इसके बाद ये कह रहा है कि 120 ने ब्लैंक डाल दिया, तो इसमें अगर आप 120 घटा देते हैं तो जो बचेगा वही डाले गए वैलिड वोट है। ठीक है, तो ये जो आपका एक तरह से वैलिड वोट आया है। अब आगे इन्होंने कहा है कि जो विजयी उम्मीदवार हैं उसको पंजीकृत मतदाताओं में से 48% प्राप्त हुआ है। तो पंजीकृत मतदाता हम लोग क्या माने हैं, 100x, तो इसका अगर 48% निकालेंगे तो कितना आएगा, 48x, यानी ये जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त हुआ, विनर को। ठीक है, 48% यानी 48x यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो टोटल डाले गए वैलिड वोट ये है, इनमें से 48x इसको मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, ये टोटल हो गया, उसमें 48x माइनस करेंगे तो कितना आएगा। अगर आप माइनस करते हैं तो करके यहाँ पर देख लीजिए, ये आ जाएगा आपको 44x माइनस का 120। ठीक है, तो ये हारने वाले को मिला है। अब दोनों का डिफरेंस है 780, तो आपको भी यहाँ पर दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस मतलब इसमें से इसको घटाना है, तो घटाएंगे तो माइनस लगेगा, माइनस लगेगा तो 48 में 44 घटाएंगे तो 4x, और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा 120, बराबर हो जाएगा 780। तो यहाँ से 4x बराबर हो जाएगा कितना, 660, 4 से कटा देंगे इसको, यह आ जाएगा आपको 16 चौके 64, 4 पंचे 20, यानी 165। x का वैल्यू आया 165, लेकिन ये हमसे पूछ रहा है टोटल वोट। टोटल वोट 100x है, तो इसमें x का वैल्यू अगर 165 रखते हैं तो ये आएगा 16,500। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, एक एथलेटिक ट्रैक एक आयत की आकृति बनाता है जिसके 2 विपरीत सिरों पर अर्धवृत्त बने हैं। यदि सीधे भाग 100 मीटर लंबे हैं और ट्रैक का कुल परिमाप 400 मीटर है तो प्रत्येक अर्धवृत्ताकार सिरे की त्रिज्या कितनी है। ठीक है, देखिए अच्छा सवाल है, समझिए इसको।
इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक आयत बना लेंगे इस तरह का। अब ये कह रहा है कि इनके दो विपरीत सिरों पर अर्धवृत्त बने हैं। तो आप लंबाई का अनुदिश ले सकते हैं या फिर चौड़ाई का अनुदिश, इन्होंने कहा नहीं है। आंसर दोनों केस में सेम आएगा, ठीक है। अगर आप लंबाई का अनुदिश लेते हैं तो इस तरह से आपको एक अर्धवृत्त खींचना होगा और उसी तरह का नीचे भी इस तरह से खींचना होगा। ये इसका सेंटर हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने कहा है कि सीधे भाग 100 मीटर लंबे हैं। आपको इसमें सीधा भाग कहाँ दिख रहा है, ये, और इस तरफ ये, तो ये हो जाएगा 100 मीटर और ये भी हो जाएगा आपका 100 मीटर, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्लियर है। और ट्रैक का कुल परिमाप 400 मीटर है, यानी ये जो चारों तरफ का बाउंड्री आपको दिख रहा है ये लेंथ 400 मीटर है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि अगर पूरा 400 मीटर है तो 100 मीटर यहाँ चला गया, 100 मीटर यहाँ चला गया, तो बचा कितना, 200 मीटर। तो यही 200 मीटर में आपको ये अर्धवृत्त और ये दोनों का परिमाप शामिल है, तो दोनों को हाफ हाफ दे दीजिए। तो इसका आ जाएगा 100 मीटर और इसका भी आ जाएगा 100 मीटर। तो आपसे रेडियस पूछा जा रहा है, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई आर प्लस डी। तो यहाँ पर आपको प्लस डी नहीं करना है क्योंकि आपको सिर्फ इतना लंबाई ही निकालना है, ठीक है। ये डायमीटर इसमें शामिल नहीं करना है। तो यहाँ पर सीधा सीधा पाई आर हो जाएगा। पाई मतलब 22/7 इंटू आर हमें निकालना है और ये 100 मीटर के बराबर हो जाएगा। आर का वैल्यू हो जाएगा 700/22, डिवाइड करेंगे तो 22 दिया 66 जाएगा, 40, 22 लगेगा, 31 दशमलव कुछ आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में 31 के बाद पॉइंट, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, यदि p एक अभाज्य संख्या है तो p तथा p+1 का HCF ज्ञात कीजिए, ठीक है, 1 इसका आंसर होगा। देखिए p एक क्या है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के साथ कोई भी नंबर आप ले लीजिए तो उनका HCF हमेशा 1 ही होगा क्योंकि वो को प्राइम का पेयर बनाएगा। जैसे 5 लेते हैं तो 5+1 करेंगे तो 6 अगली संख्या होगी, तो 6 और 5 का देख सकते हैं HCF क्या, 1 है। आप अगर 19 लेते हैं तो 19 एक 20 होगा, तो इन दोनों का HCF 1 है। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। आगे, एक विक्रेता 2 फल सेब और केले बेचता है। एक सेब की कीमत 20 रुपया तथा एक केले की कीमत 10 रुपया है। रवि 6 फल खरीदता है और 80 रुपया भुगतान करता है। उसने सेब की तुलना में कितने अधिक केले खरीदे, यानी दोनों की संख्या आपको फाइंड करना है, ठीक है। देखिए 2 फल है, सेब और केले, लिखते हैं एप्पल और बनाना। एप्पल का जो प्राइस है वो 20 रुपया है और बनाना का जो प्राइस है वो 10 रुपया है। अब देखिए आपको इसमें क्या करना रहता है, प्राइस को इक्वल बनाना रहता है। तो अब क्या करें, यहाँ पर 20 को एक 10 आप अलग कर लीजिए इसके बराबर, बाकी बचा 10, इसको अलग कर लेंगे, यानी 10 + 10 20 होगा। हम लोगों ने क्या यहाँ पर किया, 20 को ब्रेक किया, 10 + 10 में एक 10 आपको इसके बराबर लेना है। मान लीजिए अगर यहाँ पर 18 रहता तो 10 यहाँ लेते, 8 यहाँ लेते, ठीक है। तो कुछ देर के लिए हम लोग अगर मान लें कि ये एप्पल भी 10 रुपया का ही है तो कितना रुपया बनेगा, अब दोनों का प्राइस सेम हो गया 10 रुपया, और ये फल खरीदा है 6, तो 10 × 6 बराबर 60 रुपया होने चाहिए, लेकिन इसको 80 रुपया भुगतान करना पड़ रहा है। तो कितना का कमी है, 20 रुपया का कमी है। ये कमी किस वजह से आया है, ये आपने 20 रुपया को 10 रुपया ही काउंट किया है, तो ये 10 एक्स्ट्रा बचा यहाँ पर। तो ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस को डिवाइड करना है। डिवाइड जब करते हैं तो 2 यहाँ पर निकल कर आएगा, तो ये जो 2 आया है यही एप्पल की संख्या है। तो बनाना की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल 6 है, 2 इधर तो 4 इधर, तो इन दोनों का डिफरेंस ही पूछ रहा, तो 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, राजधानी एक्सप्रेस और गरीब रथ एक्सप्रेस क्रमशः 87 किलोमीटर प्रति घंटा और 51 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक ही दिशा में चलती है और उनकी लंबाई समान है। यदि राजधानी एक्सप्रेस 175 सेकंड में गरीब रथ एक्सप्रेस को पूरी तरह से पार कर जाती है तो राजधानी एक्सप्रेस की लंबाई कितनी होगी। सिंपल सवाल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों जो है एक ही दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में जब चलेगी तो दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों के स्पीड का डिफरेंस, और एक दूसरे को पार करने में 175 सेकंड का टाइम लगता है। तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिफरेंस ले लीजिए स्पीड का, तो 36 आएगा, ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा।
इसको 5/18 से गुना कर देंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में आएगा। और यहाँ पर टाइम लग रहा है 175 सेकंड का, तो टाइम से गुना करेंगे तो डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। कटाइए 2 बार में, 2 पंचा 10 गुना 175, ये हो जाएगा 1750 मीटर। अब ये जो डिस्टेंस निकला है ये क्या है? ये दोनों ट्रेन की लंबाई का योगफल है, क्योंकि आप जानते हैं जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो अपनी लंबाई के बराबर, योगफल के बराबर दूरी कवर करती है। और दोनों समान लंबाई का, तो हाफ हाफ कर दीजिए, तो 875 एक हो जाएगा, दूसरा भी 875 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे, दो पाइप पी और क्यू एक टंकी को क्रमशः 37 मिनट 30 सेकंड और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। यदि पाइप क्यू को x मिनट बाद बंद कर दिया जाता है तो टंकी ठीक 30 मिनट में पूरी तरह भर जाती है। x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इफिशियंसी निकालिए। दो लोग हैं, ये दो पाइप है P और Q। P को टाइम लगता है 37 मिनट 30 सेकंड, इसका मतलब 37.5 मिनट, जिसको आप बोल सकते हैं 75/2 मिनट। और Q का जो टाइम है ये कितना है? 45 मिनट। तो टंकी का कैपेसिटी, इन दोनों का एलसीएम 75 और 45 का 225 हो जाएगा। अब यहाँ पर डिवाइड करना आपको 75/2 से, तो कितना आएगा? 75 तिया 3 दूना 6 यूनिट यहाँ पर आएगा और यहाँ पर 5 यूनिट आएगा। अब देखिए इन्होंने कहा है कि पूरी टंकी 30 मिनट में भरती है और क्यू को पहले ही बंद किया जाता है। अगर क्यू को आप पहले बंद कर रहे हैं तो पी तो पूरा टाइम के लिए काम करेगा और टंकी भर रहा है 30 मिनट में, यानी पी जो है 30 मिनट तक काम करते रहा है। तो पी का एफिशिएंसी 6 है और 30 मिनट से गुना जब कर दे तो टोटल पी के द्वारा किया गया काम निकलेगा 180 यूनिट। टंकी है 225 यूनिट का, उसमें पी अकेले कर दिया 180, तो बचा कितना? बचा 45 यूनिट। यही 45 यूनिट किसके द्वारा किया गया होगा? ये क्यू के द्वारा। तो इससे डिवाइड कर देंगे क्यू के एफिशिएंसी से, 6 से। जैसे क्यू का एफिशिएंसी 5 है तो 5 इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो आएगा यहाँ पर 9। तो क्यू यहाँ पर 9 मिनट तक ही चला था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 9 मिनट बाद जो है इसको बंद कर दिया गया। आगे, इसके बाद इसके तीसरे शिफ्ट के सवालों को सॉल्व करते हैं। त्रिभुज एमएनआर में कोण एमएनआर और कोण एमआरएन के समद्विभाजक क्रमशः एनओ और आरओ हैं, जो एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण एम 60 डिग्री है और कोण एमआरएन 66 डिग्री है तो कोण आरओएन का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक ट्राइंगल खींच लेंगे। मान लीजिए ये आपका ट्राइंगल है जिसके बारे में ये बात कर रहा है। इसका नाम इन्होंने दिया है एम एन आर। ये एम एन हो जाएगा, एन हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। कोण एम एन आर का समद्विभाजक एन ओ है। ठीक है, एम एन आर इसका समद्विभाजक अगर खींचे तो इस तरह से ये जाएगा। और एम आर एन का आर ओ है, एम आर एन इसका समद्विभाजक इस तरह से खिंचाएगा। ठीक है, और ये दोनों ओ पॉइंट पर एक दूसरे को मिल जाते हैं। कोण एम दिया है 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री है। पूछ रहा आर ओ एन, आर ओ एन ये वाला कोण आपसे पूछा जा रहा। और दिया है एम आर एन 66, एम आर एन ये वाला कोण दिया है। तो इसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये दिया है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? क्या होता है? 90 प्लस a/2। तो यहाँ पर a यानी कि ये शीर्ष कोण कितना 60 है, तो 60 का आधा 30 जोड़ देंगे तो 120 डिग्री आपका ये वाला कोण निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे, 20 घंटे और 7 दिन का अनुपात निम्नलिखित में से किसके समतुल्य है? तो देखिए दोनों को इक्वल यूनिट में बना लीजिए। जैसे 20 घंटे हैं, इसका अनुपात हमें ज्ञात करना है 7 दिन से। 7 दिन मतलब क्या? 7 गुना 24 घंटे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। कटा लेंगे इसको, ये कट जाएगा 5 बार में, ये कट जाएगा 4 से 6 बार में, तो 5:7 6 के 42। ऑप्शन नंबर ए। आगे, यदि 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 पाइप, जिनमें से सबसे बड़ा पाइप अकेले टंकी को 87 मिनट में भर सकता है, को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी? मान लीजिए कि प्रत्येक पाइप से गुजरने वाले पानी की प्रवाह की दर उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सवाल में ये व्यास तीनों का दे रखा है।
तो इसका एफिशिएंसी के लिए आप क्या करेंगे, तीनों का स्क्वायर, क्योंकि ये कह रहा है व्यास के वर्ग के समानुपाती है पानी की प्रवाह की दर। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ये जो है इफिशियंसी का रेशियो आपको मिल गया। अब टैंकी का कैपेसिटी क्या होगा, सबसे बड़ा पाइप 87 मिनट में भरता है, सबसे बड़ा पाइप सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी वाला होगा। तो यहाँ पर 16, इसको टाइम लगता है 87 मिनट का, तो 87 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा टंकी का टोटल कैपेसिटी। इसको कौन भरेगा, ये कह रहा है सबको एक साथ खोल दिया जाए। जब सब एक साथ काम करेगा तो कितना कम होगा, 16 9 25 4 29 यूनिट। तो 29 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 बार में कटेगा, 16 तिया 48 मिनट का यहाँ पर टाइम निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे 30% और 25% की दो क्रमिक छूट के बाद एक आईफोन का विक्रय मूल्य 3300 रुपया है। आईफोन का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, आसान सवाल है, रेशियो से सॉल्व कर लीजिए। अब जानते हैं 36% का फ्रैक्शन क्या होता है, 9/25। यानी अगर इसका अंकित मूल्य 25 है तो इसको 9 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो बिक रहा है कितना में, 16 यूनिट में। ठीक है, अगला छूट है 25%, इसका फ्रैक्शन होता है 1/4, यानी 4 पर 1 का डिस्काउंट है, तो रेशियो होगा 4 से 3 का। अब ये सक्सेसिव है तो आपको गुना करना होगा। गुना जब करते हैं तो यहाँ कटेगा 4 से, ये 4 बार में, तो 25:12 आएगा। यानी अगर इसका अंकित मूल्य 25 था तो विक्रय मूल्य इसका 12 है, जबकि एक्चुअल विक्रय मूल्य 3300 है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 3300 है ये 12 यूनिट का वैल्यू है, इसका हमें निकालना है अंकित मूल्य, जो कि यहाँ पर कितना है, 25 यूनिट का। ठीक है, तो ये 3 और 4 दोनों से, यानी 12 से ये पूरी तरह से कट जाएगा, तो बचा 25 का मल्टीपल, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर आप लगाएंगे। आगे, एक ठोस बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। बेलन के एक भाग को पिघलाकर दो शंकुओं के आकार में ढाला गया है। शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, जबकि दूसरे शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। यदि मूल बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग का अनुपात 4:1 है, तो 2r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अच्छा सवाल है। आपको यहाँ पर क्या करना है, देखना है कि ये एरिया का रेशियो दे रखा है 4:1, तो फॉर्मूला लगा के आप एरिया निकालिए। जैसे बेलन का अगर हम लोग कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं, क्योंकि ये कर्व सरफेस एरिया ही कर रहा है, तो ये होगा 2πRh। और दो शंकु है इसके पास, तो शंकु का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता πRL। तो पाई तो कॉमन रहेगा दोनों शंकु में। ठीक है, तो इसका R1 इंटू L1 प्लस दूसरा शंकु का R2 इंटू L2, ये चीज रहेगा यहाँ पर। इन दोनों का रेशियो दे रखा है 4:1, तो यहाँ पर वैल्यू रख के आपको कैलकुलेट करके R का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 2 इंटू पाई तो ऊपर नीचे कट ही जाएगा, RH आपको लेना है, R ही है, H यहाँ पर क्या है, 12 है। अब आते हैं शंकु में, तो R1 कितना है, ये देखिए पहला शंकु का रेडियस है 3 और L1 कितना होगा, देखिए रेडियस 3 है, ऊंचाई 4 है, तो यहाँ से इसका जो स्लैंट हाइट है वो आ जाएगा 5। ठीक है, 3 4 5 ट्रिपलेट। और दूसरा शंकु का आ गया 6 8 10, यानी L2 आ जाएगा यहाँ से 10। तो ये आ गया आपका 3 गुना 5 यानी कि 15, प्लस यहाँ पर आएगा आपका त्रिज्या है 6 और L2 है कितना 10, तो 6 दाई 60। इन दोनों का रेशियो 4:1 है। कट रहा है तो काट देंगे, ये कट रहा है 4 तिया 12, यानी कि 3 दूना 6R यहाँ से मिला और ये हो गया आपका 75। ठीक है, तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से R बराबर हो जाएगा 75/6। हमसे पूछ रहा है 2R, तो 2 से यहाँ पर गुना कर दीजिए, तो 2R बन जाएगा। 2 तिया 3 से ये 25 बार में, तो 25 जो है R का वैल्यू होगा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे, x के किस मान के लिए ये जो है सत्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बीच में माइनस है तो क्या होता है 4ab, तो 4 आपका 4 रहेगा, a x है, b आपका क्या है 5 है, इसका वैल्यू 80 दिया है, तो 5 चौके 20 हुआ, 20 से 80 कट जाएगा 4 बार में, तो x का वैल्यू 4 यहाँ पर आएगा।
ऑप्शन नंबर सी। आगे, एक छात्र संघ चुनाव में पात्र मतदाताओं में से 5% की आयु 18 से 21 वर्ष है, 12% की 21 से 25, शेष 25 वर्ष से अधिक आयु के हैं। इन समूहों में से इस आयु वर्ग के 80%, इस आयु वर्ग के 60% ने वास्तव में मतदान किया। यदि मतदान करने वाले इस आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या इस आयु वर्ग के मतदाताओं से 320 अधिक है, तो 18 से 21 वर्ग आयु वर्ग के पात्र मतदाताओं और 21 से 25 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या में कितना अंतर है। ठीक है, ठीक है, अच्छा सवाल है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे टोटल पात्र मतदाता कितने हैं, 100 हैं। अब इसको आयु वर्ग में बांटिए। ये कह रहा है कि इनमें से 5% 18 से 21 वर्ष के हैं, तो 18 से 21 वर्ष की अगर हम लोग बात करें तो कितने आएंगे, 100 का 5%, 5। ठीक है, उसके बाद 12% 21 से 25, 21 वर्ष से 25 वर्ष तक कितने हो जाएंगे, 100 का 12%, 12। और शेष जो है वो 25 वर्ष से अधिक आयु के हैं, तो 25 वर्ष से अधिक यानी 25 प्लस एज कितने हो गए, शेष, यानी 100 में से 17 आपको माइनस करना है, तो 83 जो है इनकी आयु 25 वर्ष से अधिक है। अब देखिए, कह रहा है कि इन समूहों में 18 से 21 वर्ष आयु के 80%, तो 18 से 21 5 है, 5 का 80% मुश्किल है, तो आप क्या करेंगे, एक एक जीरो सब में लगा लेंगे ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब देखिए, ये कह रहा है कि इन समूहों में से 18 से 21 वर्ष आयु वर्ग के 80%, तो 50 का 80% कितना होगा, 40। 21 से 25 वर्ष आयु वर्ग के 60% ने वास्तव में मतदान किया, तो 21 से 25 में 120, इसका 60% कितना होगा, 72। ठीक है, मतदान किया। यदि इन दोनों का डिफरेंस 320 है, तो इन दोनों के डिफरेंस आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 21 से 25 और 18 से 25 कितना वास्तव में मतदान किया है, 40 और 72, दोनों का डिफरेंस 24, कितना आ जाएगा घटाने के बाद, 32। ठीक है, जबकि एक्चुअल डिफरेंस इसका है 320, तो ये सीधा सीधा 10 गुना दिख रहा है। अब ये जो हमसे पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, 18 से 21 और 21 से 25 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या में अंतर। ये तो एक्चुअल मतदाता हैं, और जो पहले से मतदाता थे जिन्होंने वास्तव में मतदान नहीं किया, जिसमें दोनों शामिल थे। ठीक है, वास्तव में तो ये मतदान किए हैं, इसमें दोनों शामिल है, जो मतदान किए वो भी, जो मतदान नहीं किए वो भी। इन्हीं दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है, तो 120 और 50 का डिफरेंस कितना होगा, 70, तो 70 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। तो ये 10 गुना है, तो ये भी 10 गुना होगा, यानी 700 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे इसको सरल करना है, तो देखिए आप क्या करिए, ये 64 से 256 कट जाएगा, 25 से 125, 27 से 81, लेकिन पावर अलग अलग है। पावर अगर सेम रहता तो हम लोग काट देते और पावर बैठा देते। तो आप क्या करेंगे, एक मैं समझा रहा हूँ, जैसे इसको लिखेंगे 64 की पावर 4 अलग, उसके बाद 64। अब इस पर भी पावर 4, इस पर भी पावर 4, तो आप दोनों का होल पावर 4 कर सकते हैं, फिर 64 से इसको काट सकते हैं 4 बार में, यानी ये अगर लिखे तो ये हो जाएगा 4 की पावर ये 4 बट्टा में ये 64। ठीक है, इसी तरह आपको सारे करने हैं, ये भी 25 पंचे और 5 की पावर 3 बच जाएगा, नीचे हो जाएगा 25। यहाँ पर 27 दिया, यानी 3 की पावर 5 और नीचे रह जाएंगे 27। ठीक है, अब ये आएगा आपका 4 की पावर 4 कितना, 16 का स्क्वायर 256, तो 64 से ये कट जाएगा 4 बार में। 5 की पावर 3 125, ये कट जाएगा इसका 5 बार में। 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 3 27 से कट जाएगा, बचेगा 3 की पावर 2, तो यहाँ से 4 गुना 5 गुना 3 की पावर 2 9, तो 45 चौके 180 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी में है। आगे, यदि किसी आंकड़े का बहुलक उसके माध्य से इतना अधिक है, तो उसका बहुलक उसकी माध्यिका से कितना अधिक होगा। यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र यानी इंपेरिकल रिलेशन आपको लगाना है। तो एक तरह का सवाल हो चुका है, आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखिए
एम्पेरिकल रिलेशन अगर लिखें तो बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, ये होता है। अब इसमें आपको दो एक्शन करना है और ये कह रहा है कि बहुलक माध्य से इतना अधिक है, यानी बहुलक और माध्य का डिफरेंस ये है। अगर आप दोनों तरफ माध्य माइनस करते हैं, ठीक है, दोनों तरफ माध्य माइनस करेंगे तो यहाँ पर बहुलक माइनस माध्य होगा, जो कि दे रखा है 27.3। तो यहाँ पर आपको 27.3 लिखना है। और इस तरफ क्या होगा, देखिए 3 माध्य का यहाँ पर 2, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो कुल मिला के 3 माध्य हो जाएगा। तो 3 कॉमन रहेगा, ब्रैकेट में हो जाएगा माध्य का माइनस का माध्य, ठीक है। 3 से ये कट जाएगा 9.1। अब ये जो हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बहुलक उसकी माध्यिका से कितना अधिक है, यानी बहुलक और माध्यिका का डिफरेंस। तो अब इसमें आपको अगला स्टेप क्या करना है, बहुलक में माध्यिका माइनस करना है। अगर आप माध्यिका माइनस करते हैं, ठीक है, दोनों तरफ, तो ये तो बन जाएगा बहुलक माइनस माध्यिका, जो कि हमें निकालना है। राइट साइड की बात करें तो 3 माध्यिका है पहले से, उसमें माध्यिका माइनस करेंगे तो 2 माध्यिका बनेगा, और 2 माध्य भी है यहाँ पर, तो 2 कॉमन रहेगा, ब्रैकेट में बन जाएगा माध्यिका माइनस माध्य, जो कि यहाँ पर हम लोग निकाले हैं 9.1। तो यहाँ पर आपको 9.1 देना है, गुना करेंगे तो ये 18.2 आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।